हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई एसके वशिष्ठ में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स का एक काफी महत्वपूर्ण अध्याय, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हाँ सर, चैप्टर का नाम क्या है सर? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेटा, अगर इससे पहले कि आपकी 11th क्लास की जर्नी की बात की जाए तो अब तक आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस की स्टडी कर ली होगी, वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया होगा, काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन पढ़े होंगे। हाँ सर, याद है ना? यस। तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था बेटा आपने? काइनेमेटिक्स बेसिकली सर उसमें तो मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, फोर्स नहीं पढ़ा आपने। उसमें फोर्स नहीं पढ़ा। काइनेमेटिक्स में बेसिकली फोर्स की कहीं कोई जिक्र ही नहीं है सर। उसमें हम लोग सारा खेल किसके साथ खेल रहे थे? मोशन के साथ खेल रहे थे, है ही ना सर? उसका नाम ही क्या है सर? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है सर? तो एक वैसा ब्रांच किसका? फिजिक्स का, जो क्या करता है? तो सर ये मोशन की स्टडी करवाता है, लेकिन उसमें मुझे ये नहीं सोचना होता, उसमें आपको ये नहीं सोचना होता कि व्हाट आर द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। वी नेवर कंसीडर ऑफ द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। हम लोग उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं कि कौन सा फोर्स मोशन करवा रहा है, इसकी जिक्र हम लोग नहीं करते, ठीक है ना? अब हम लोग उसको बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं हम लोग, है ना? अब थोड़े से मैकेनिक्स की गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और एक नए स्टॉपेज पे पहुंचते हैं, एक नए स्टेशन पे पहुंचते हैं, और चैप्टर का नाम क्या है सर? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा सर, नाम सुन के ही पता लग जाता है कि हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं। तो सर ये कौन सा बड़ा चैप्टर है सर? क्लास 9th में ही तो पढ़ा था हमने, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना? क्लास 9th में ही आप पढ़े थे ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक चैप्टर हुआ करता था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े थे सर। न्यूटन की 3 नियम थी, ये सब कुछ पता है हमको, सब कुछ आता है सर। ये पढ़ने की जरूरत क्या है? जरूरत है बेटा, ठीक है ना? हम लोग 9th में जो पढ़े थे ना, वो हम लोग को सिर्फ लॉ बता दिया गया था, है ना? उसका छोटा छोटा एप्लीकेशन हम लोग सीखे थे। इसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे उन लॉज की, और उसका एप्लीकेशन और ब्रॉड लेवल पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? मींस बड़े पैमाने पे सीखेंगे न्यूटन्स लॉज का एप्लीकेशन, ठीक है ना? तो कहानी शुरू होती है बेसिकली, हालांकि सर इसमें मुख्य श्रेय किनको जाता है सर? क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर आइजैक न्यूटन को ही जाता है। न्यूटन को कौन नहीं जानता, है ना? जिनको फिजिक्स से नफरत है, हमको लगता है उनकी जिंदगी में तूफान जो आया है, फिजिक्स नाम का तूफान, उनका मुख्य श्रेय तो सर आइजैक न्यूटन को ही जाता है सर। इन्हीं की वजह से हमारे फिजिक्स में ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर जुड़ गया। इन्हीं की वजह से हमारे फिजिक्स में सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नाम का एक चैप्टर जुड़ गया, और आज हम मुसीबत में पड़े हुए हैं। मुसीबत कुछ नहीं है सर, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। किससे नहीं कनेक्ट हो पा रहे? नेचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आप नेचर से कनेक्ट होके देखिए, फिजिक्स आपके चारों तरफ है सर। क्या आप फोर्स नहीं लगाते? क्या आप एक्सेलरेशन नहीं करते? क्या आप स्पीड नहीं बढ़ाते? क्या आप स्पीड नहीं घटाते? क्या आप प्रेशर फील नहीं करते? क्या आप टेम्परेचर फील नहीं करते? हर कुछ फील करते हैं सर, लेकिन ढूंढते कहाँ है? बुक्स में। फिजिक्स फील कहाँ करते हो? नेचर में। और ढूंढते कहाँ हो? बुक्स में। लॉज सब जगह फैला हुआ, कहाँ? आपके नेचर में सर। लॉज ऑफ मोशन सर वहां है, वहां है, वहां आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में लॉज ऑफ मोशन है, लेकिन उस लॉज ऑफ मोशन को हम लोग रट्टा मारने में लगे हुए हैं, कहाँ? बुक से। तो सर उससे बचना होगा सर, ठीक है ना? कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। किसके साथ? नेचर के साथ। क्या मिलेगा? फिजिक्स मिलेगा, है ना? चलिए, तो बेसिकली सन 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने इन लॉज की जिक्र करी थी, ठीक है ना? जो कुछ भी लॉज उन्होंने दिया था उसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक, कौन सा बुक का नाम क्या था? मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, इस बुक में हमारे न्यूटन साहब ने इन लॉज की जिक्र करी थी, ठीक है ना? सबसे पहले कब? 1687 में, ठीक है ना? ये तो हुई कहानी वाली बात की, ठीक है सर, बताया था उन्होंने, अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहले ये बताओ कि हुआ क्या था बेसिकली, क्या बताया था उन्होंने? लॉज ऑफ मोशन के बारे में क्या बतलाना चाह रहे थे वो? क्या बतलाया था उन्होंने? क्या होता है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना? तो बाबू, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद वो समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करना शुरू करूं तो एक वर्ड आएगा जो हमेशा आपके पीछे पड़ा रहेगा, और उस वर्ड का नाम है, उस खूबसूरत से टर्म का नाम है, उस अच्छे से टर्म का नाम है बेटा फोर्स। ओके,
क्या नाम है? फोर्स। सर ये कौन सा बड़ा बात है, फोर्स तो हमको भी पता है, अच्छी बात है, तो चलिए बात कर लिया जाए। चलिए फोर्स के बारे में कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता है तो मैं कुछ अपनी जानकारी शेयर करूं, हो सकता है कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाए। क्या क्या मिल सकता है क्या? अरे सोचो भाई, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं और ये जानते हैं कि फोर्स किसे बताते हैं, है ना। चलिए सोचते हैं फोर्स क्या होता है। सोचो, व्हाट शुड वी कॉल फोर्स, किसे फोर्स कहा जाना चाहिए, किसको हम लोग फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए, मान लिया आप अपने हाथ में टूथपेस्ट ट्यूब लो, टूथपेस्ट ट्यूब जानते हो ना, जिससे ब्रश करते हैं तो जो पेस्ट आप निकालते हैं सुबह से, उस पूरे ट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और उस टूथपेस्ट ट्यूब को आप स्क्वीज करके देखो। स्क्वीज करने का मतलब ये हाथ में लो, ऊपर से ढक्कन खोलो और जोर से दबाइए। व्हाट हैपेंस सर, उसका शेप बदल जाता है। सर उसका शेप बदल जाता है। पहले बड़ा रेगुलर शेप में हो रहा होता है, वो सिलिंड्रिकल दिखता है ट्यूब, लेकिन अभी उसका शेप थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया। चलिए और कुछ नहीं करना, एक और केस समझते हैं कि सर 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 जब क्या होता है ना कि जब आप च्युइंगम खा रहे होते हैं ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ से उठा रहे हो च्युइंगम को, क्या कीजिए कि कुछ लोग को आदत होती है कि मुंह में से पकड़ते हैं, खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ठीक है ना। अब सोचिए क्या कर रहे हैं, जब आप खींच रहे हो तो क्या वो इलोंगेट हो रहा होता है? क्या वो इलोंगेट हो रहा होता है? च्युइंगम च्युइंगम, यस यस। चलिए उससे नहीं सोचते। रबर बैंड, रबर बैंड, रबर बैंड को पकड़ के ऐसे खींचने की कोशिश कीजिए, क्या होता है? क्या वो इलोंगेट हो रहा होता है? क्या क्या वो इलोंगेट हो रहा है? क्या उसकी साइज बढ़ रही होती है? या छोड़ते हो क्या उसकी साइज घट रही होती है? सोचो सोचो सोचो। मान लो यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ, जोर से किक कर देते हैं, व्हाट हैपेंस? क्या फुटबॉल ने अपनी पोजीशन बदली? क्या क्या फुटबॉल ने अपनी पोजीशन बदली? क्या मान लिया आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, आप क्या करते हो? कैच करते हो। क्या बॉल रेस्ट में आ गई? क्या क्या बॉल रेस्ट में आ गई? क्या इन सारे इंसिडेंट्स में जितने भी घटनाओं का जिक्र मैं कर रहा हूं, क्या इन सारी घटनाओं में आपको कभी शेप, कभी साइज, कभी पोजीशन, ये सब चेंज होता नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, क्या जब टूथपेस्ट का ट्यूब बदला तो क्या वो ऑटोमेटिकली चेंज कर गया था, खुद से चेंज हुआ था? नहीं सर। क्या जब फुटबॉल को किक करने के बाद उसकी पोजीशन बदली तो क्या फुटबॉल हैज चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ? क्या फुटबॉल ने अपनी पोजीशन खुद बदल ली? नहीं ना। क्या जो क्रिकेट में आप बॉल कैच कर रहे होते तो वो जो बॉल आ रही थी आपके पास, क्या वो ऑटोमेटिकली रेस्ट में आ गई? नहीं ना। क्या 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 रबर बैंड का शेप, रबर बैंड की साइज जो बढ़ या घट रही थी वो ऑटोमेटिकली घट रही थी? नहीं ना सर। अगर वो ऑटोमेटिकली हो रही होती तो आप कहते कि कोई इंटरनल इफेक्ट ये काम करवा रहा, मतलब रबर बैंड के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो उसके साइज को बदल रही है, जो उसके शेप को डिफॉर्म कर रही है। बॉल के अंदर कुछ ऐसी घटना हुई कि खुद ब खुद उड़ने लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक एक्सटर्नल एजेंट ने उसको किक करा, एक एक्सटर्नल एजेंट ने उसको स्ट्रेच करा, एक एक्सटर्नल एजेंट ने उसको स्ट्रेच करा, एक एक्सटर्नल एजेंट ने उसको कैच करने की कोशिश करी। मतलब जो इफेक्ट उस पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि वो एक्सटर्नल एजेंट ने प्रोड्यूस करी, तो क्या वो एक्सटर्नल इफेक्ट हुआ सर? क्या वो एक्सटर्नल इफेक्ट हुआ सर? आपका जवाब क्या होगा? यस सर, दैट इज द एक्सटर्नल इफेक्ट। साहब यही तो फोर्स है ना। सोचो सोचो, मींस एक्सटर्नल इफेक्ट ने क्या करवाया? एक्सटर्नल इफेक्ट ने क्या करवाया? तो सर कभी बॉडी की शेप बदली, कभी साइज बदली, कभी पोजीशन बदला। सर उस एक्सटर्नल इफेक्ट ने क्या किया? कभी शेप बदली, कभी साइज बदला, कभी पोजीशन बदली, कभी शेप, कभी साइज, कभी पोजीशन। मतलब फोर्स क्या है सर? फोर्स वो एक्सटर्नल इफेक्ट है, फोर्स वो एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी की शेप, साइज या पोजीशन बदलने की कोशिश करता हो या बदलता हो, ठीक है ना। सर ये एक नया सा चीज आप जोड़ दिया आपने, है ना। कुछ नहीं जोड़ा, देखिए इसको भी समझ। मैंने क्या बोला? फोर्स वो एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी की शेप, साइज या पोजीशन बदल देता हूं। चलिए इस पे तो खुश है ना। चलिए अच्छी बात। सर बदल देता हूं। अब सोचते हैं, मान लिया आप क्या करते हो, आपने कहा कि सर जिस तरीके का फोर्स मैं फुटबॉल पे लगाया था और उसको मैंने मूव करवा दिया, जिस तरीके का फोर्स मैंने टूथपेस्ट के ट्यूब पे लगा के उसकी शेप बदल दी, जिस तरीके का फोर्स मैंने रबर बैंड पे लगा के उसकी साइज बदल दी, क्या उसी तरीके का इफेक्ट मैं सर दीवार पे लगा सकता हूं? क्या क्या उसी तरीके का इफेक्ट मैं एक स्टेशनरी वॉल, स्टेशनरी दीवार पे लगा सकता हूं? क्या तो ठीक है, लगाओ, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप लगाते हैं, क्या वॉल की पोजीशन बदलती है? क्या वॉल का शेप बदलता है? क्या क्या वॉल की साइज बदलती है? क्या
नो सर, नन ऑफ दिस थिंग्स हैपन। मतलब आपने फोर्स नहीं लगाया। तब तो गुस्सा आएगा ना आपको। क्या बोलते हो सर, मैं तो पसीने पसीने हो गया फोर्स लगा के, आप बोल रहे मैंने फोर्स ही नहीं लगाया। इसका मतलब आपने जो इफेक्ट प्रोड्यूस करा, आपने जो एक्सटर्नल इफेक्ट उस पर लगाया, वो भले उस वॉल को मूव नहीं करवा सका, वो भले ही उस वॉल की पोजीशन नहीं बदल सका, वो भले ही उस वॉल की साइज में बदलाव नहीं ला सका, लेकिन उसकी टेंडेंसी यही थी, उसकी टेंडेंसी यही थी टू मेक द वॉल मूव, टू मेक द वॉल मूव। मींस वो एक्सटर्नल इफेक्ट भी फोर्स कहलाएगा जिसकी टेंडेंसी हो क्या, किसी भी बॉडी के शेप, साइज या पोजीशन को बदलने की, तो उस एक्सटर्नल इफेक्ट को भी फोर्स बोलते हैं। तो जो साहब मैं अभी डेफिनेशन बोल रहा था, उसमें थोड़े से बदलाव लाने की जरूरत है। कौन सा बदलाव? तो बोलेंगे फोर्स इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से सुनिए, फोर्स इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल इफेक्ट, एन एक्सटर्नल इफेक्ट which brings जो लाता हो, और tends to bring या लाने की कोशिश करता हो, a change in shape, size और position of an object or a body। किसी भी बॉडी में शेप, साइज या पोजीशन में बदलाव लाए या लाने की कोशिश करे, उस एक्सटर्नल इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सर जी फोर्स बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पक्की बात है ना, समझ में आया होगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं और आपको लिख के दिखाते हैं, है ना। चलिए लिखता हूं। हाँ सर, तो ये रहा डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे। क्या रहा सर? तो सर आप तो लिख ही दिए है ना। क्या लिखे हैं कि सर फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल इफेक्ट which brings or tends to bring a change in shape, size or position of an object। shape, size और position of object में चेंज लाए या लाने की कोशिश करे, वैसे इफेक्ट को, वैसे एक्सटर्नल इफेक्ट को क्या बोलते हैं सर? तो सर जी फोर्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फोर्स बोल देंगे, है ना। अच्छी बात। अच्छा अब सोचते हैं कि क्या जो ये चेंज ला रहा है, क्या वही इफेक्ट ऑफ फोर्स कहला रहा है? सोचो ना, आपने फोर्स लगाया, क्या इफेक्ट आया, क्या चेंज आया? तो सर पोजीशन में बदल गया, सर उसका साइज बदल गया, सर उसकी शेप बदल गई, सर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, सर उसकी वेलोसिटी घट गई, सर वो एक्सेलरेट करने लगा, सर वो डिसेलरेट करने लगा, सर जी वो रेस्ट में आ गया। तो सर क्या है इफेक्ट ऑफ फोर्स कहला गया? बिल्कुल। मींस जो चेंज कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी में ला पाता है, वही इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है ना। चलिए अच्छी बात। सर इफेक्ट ऑफ फोर्स सीख गया, सर इफेक्ट ऑफ फोर्स सीख गया। क्या फोर्स जान गए हम? क्या फोर्स जान गए हम? क्या फोर्स समझ में आ गया हमको? नहीं सर, अभी तो हमने सिर्फ फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा है। अभी तो हमने सिर्फ ये जाना कि फोर्स कहते किसे हैं, है ना। अभी तो हमने सिर्फ ये जाना कि फोर्स किसे कहते हैं, चलिए वो जान लिया। अच्छा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स किसे कहेंगे? तो चेंजेस जो फोर्स ला पाता है सर, उसको इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलेंगे। बहुत अच्छी बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। सर चेंजेस ऑफ फोर्स के कुछ एग्जांपल दो। तो सर force can change the shape, force can change the size, force can change the position, force can change the velocity, force can change the direction of a moving body। These are the things which a force can do, therefore these can be the effects of force। अच्छी बात। क्या फोर्स के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए क्या? क्या फोर्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए क्या? चलिए जानते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी जानकारी जो मुझे पता है और हो सकता है आपको नहीं पता हो, आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे बात करते करते कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अगली टॉपिक पे आते हैं, सम फैक्ट्स रिगार्डिंग फोर्स, है ना। सम फैक्ट्स रिगार्डिंग फोर्स, फोर्स के रिगार्डिंग कुछ जानकारियां, है ना, जो इंपॉर्टेंट होंगी, है ना, फोर्स को समझने के लिए। सबसे पहला फैक्ट जानते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला फैक्ट ये होता है, जैसे देखिए मान लिया आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं इफ आई पुश यू, ठीक है, मैं आपको धक्का दूं, ठीक है, आपका मूवमेंट किधर होगा? आप क्या बोलोगे? सर आप जिधर धक्का देंगे उधर। ध्यान दीजिए सर, आप जिधर धक्का देंगे उधर। ये जो जिधर वर्ड आप ढूंढना चाह रहे हो ना, जो आप बताना चाह रहे हैं, सर आप जिधर धक्का देंगे, व्हाट इज दिस जिधर? दिस इज डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन। मतलब मेरे फोर्स का इफेक्ट जानने के लिए अपन को डायरेक्शन चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था कि इन विच डायरेक्शन आई एम अप्लाइंग द फोर्स। और साहब डायरेक्शन मैटर करता है, आप मानो या ना मानो, डायरेक्शन मैटर करता है, सिंपल सी बात है।
सर ऐसा कैसे बोल सकते हो, डायरेक्शन कैसे बोला, तो एक एग्जांपल तो दिया मैंने, नहीं यकीन है, चलो और देखता हूँ, और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे देखिए, मान लिया फोर्स का इफेक्ट देखिए डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा, ये देखिए, ठीक है ना। या फिर मैं कोई एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मान लिया कोई भी एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये बॉडी मान लिया यहाँ रखी हुई है, इस सरफेस पे रखी हुई, चलो ठीक है, खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये खड़ा नहीं हो रहा सर, ठीक है, डस्टर को देखते हैं खड़ा करके, ये देखिए, है ना, ये खड़ा हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर इस बॉडी पे मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं, विल इट मेक द बॉडी मूव? ध्यान दीजिए, विल इट मेक द बॉडी मूव? अगर मैं इस पॉइंट पे, पॉइंट देखो, डायरेक्शन देखो फोर्स का, अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन को, तो क्या विल इट मेक द बॉडी मूव? ठीक है ना, समझ रहे बात को? सर विल इट मेक द बॉडी मूव, क्या इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या इस डायरेक्शन में देखो फोर्स लगाता हूं, क्या विल इट मेक द बॉडी मूव? सर तो दोनों केस में तो बॉडी मूव ही कर रही है ना सर। तो सोचो, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो कभी इधर को लगा रहा था तो सर ये इधर मूव कर रहा था, इधर लगा रहा था तो ये इधर मूव कर रहा था, इधर लगा रहा था तो ये इधर मूव करेगा। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो सर, उस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट पाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं सर? वही चीज तो था जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यानी फोर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सर उसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो फैक्ट रिगार्डिंग फोर्स में सबसे पहला फैक्ट क्या आया? क्या सर फोर्स के लिए डायरेक्शन चाहिए? क्या फोर्स के लिए डायरेक्शन चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई सर जी? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स के बारे में पहला इंफॉर्मेशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज it requires okay both magnitude as well as direction, both magnitude as well as direction for their complete description। अपने complete description के लिए अपन को फोर्स को मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, दिस इज फैक्ट नंबर 1। क्या सर कोई और फैक्ट है क्या सर? अरे देखो अभी तो शुरू हुई है कहानी, है ना, फैक्ट्स और हैं, है ना। सबसे पहला दूसरे फैक्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। चलिए उसी एग्जांपल पे आता हूं, जो जस्ट अभी मैंने लिया था। ये रहा सर सरफेस, ये रही हमारी बॉडी। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अगर सर इस बॉडी पे ध्यान दो, अगर मैं फोर्स यहां लगाऊं, क्या इस बॉडी में ये मूवमेंट हो रहा है? यस सर। अगर मैं वो फोर्स यहां लगा दूं, देखो ध्यान से, क्या बॉडी रोटेट करने वाली है? देखो ना, अगर मैं ये फोर्स यहां लगाता हूं तो बॉडी मूव्स लाइक दिस, द बॉडी मूव्स लाइक दिस। लेकिन अगर मैं फोर्स इसकी टिप पे यहां लगा दूं, इट जस्ट प्रोड्यूसेज अ टर्निंग इफेक्ट। मतलब क्या सर? मतलब फोर्स के केस में अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मैटर करता है क्या? हाँ सर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मैटर करता है, ठीक है ना सर। पॉइंट मींस आप किसी भी बॉडी पे देखो ना, इस बॉडी की बात अगर करूं तो सर अगर यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी सरफेस पे रखा होगा तो बॉडी मूव करने शुरू करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो इट विल जस्ट प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट, माइट बी, है ना, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। तो इफेक्ट जो फोर्स का होगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर भी डिपेंड करता है ना। तो दूसरा फैक्ट क्या हो गया सर? दूसरा फैक्ट हो गया कि द इफेक्ट ऑफ द फोर्स also depends on the point of application of force, point of application पर भी डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 3। यस सर, ओके। तो थर्ड फैक्ट की बारी। थर्ड फैक्ट क्या हो सकता है? ठीक है ना। थर्ड फैक्ट बेटा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स जब भी काम करता है ना, तो वो पेयर ऑफ बॉडीज के बीच काम करता है। पेयर ऑफ बॉडीज का मतलब कि व्हेन द फोर्स विल कम इनटू एक्शन, आप ये देखेंगे ना, जब भी फोर्स कहीं लगता हुआ दिख रहा है आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि सर ये तो एक ही बॉडी है ना, लगता है एक बॉडीज पे ही है, लेकिन वो जो फोर्स लग रहा होता है ना,
उसमें इन्वॉल्व दोनों बॉडीज हो रही होती हैं, ठीक है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं पल्ले पड़ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा सर, कोई बात नहीं सर, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, उससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है सर समझने की। चलिए देखते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। और आते हैं मुद्दे की बात पे। हमने क्या बोला कि when a force will come into action there are two bodies which is involved, दो बॉडीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना, और उन्हीं को इंटरैक्टिंग बॉडीज बोलते हैं। चलिए पहले काम की बात कर लें, ठीक है ना सर, फालतू बात तो मैं करता नहीं। ओके चलिए काम की बात करते हैं। ये मान लिया सरफेस पे ये ब्लॉक मैंने रख दिया, इफ आई स्टार्ट पुशिंग दिस ब्लॉक, इज द ब्लॉक मूविंग और नॉट, इज द ब्लॉक मूविंग और नॉट। हाँ सर मूव कर रहा है। अब ये बताओ इस ब्लॉक पे मैंने कौन सा फोर्स लगाया, तो सर आपने मस्कुलर फोर्स लगाया, आपने मस्कुलर फोर्स लगाया। तो ये मस्कुलर फोर्स काम कर रही थी when my finger the first body and the block both are in contact, तभी काम किया ना जब ये पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी कांटेक्ट में थी। कांटेक्ट हटा भी दो तो जब इस बॉडी और इस बॉडी का इंटरैक्शन हुआ तभी तो काम किया ना, ठीक है ना। चलिए सर आप इसको धक्का देते हैं तब ये मूव करता है, मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है किन दो बॉडीज के बीच, इस बॉडी और इस बॉडी के बीच। ये धक्का लगा रहा है और ये बेचारा धक्का खा रहा है ना, ये धक्का लगा रहा है, ये बेचारा धक्का खा रहा है, मस्कुलर फोर्स काम कर पा रहा है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सर इट इज एक्टिंग बिकॉज दीज टू बॉडीज आर इंटरएक्टिंग। चलिए और कोई फोर्स समझते हैं। सर इस सरफेस और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शन काम कर रहा है क्या? देखो ना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है क्या? हाँ सर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। क्या दो बॉडीज हैं? क्या दो बॉडीज हैं? तो क्या इस फ्रिक्शन के लिए इन दोनों बॉडीज को आप इंटरएक्टिंग बॉडीज बोल सकते हो? क्या इस केस में आप इस बॉडी और इस बॉडी को इंटरएक्टिंग बॉडी बोल सकते हैं? सर कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहां पे कोई फोर्स काम कर रहा हो और इंटरैक्टिंग बॉडीज नहीं हो, एक सिंगल बॉडी आपको देखने को मिल रही हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि फोर्स तभी काम करेगा जब दो बॉडीज इंटरैक्ट करेंगी। आप इसको ड्रॉप करते हो, यहां से छोड़ते हो, इट कम्स बैक टू द ग्राउंड। क्यों? क्योंकि सर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था और इंटरैक्शन किसका हुआ? आर अर्थ, जो हमारी पृथ्वी हुई वो, और इस बॉडी, इन दोनों का इंटरैक्शन हुआ और ये नीचे गया, है ना। मतलब फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन पेयर ऑफ बॉडीज एंड द बॉडीज आर नोन एज इंटरैक्टिंग बॉडीज। दिस इज द फैक्ट नंबर 3। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन पेयर ऑफ बॉडीज, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन पेयर ऑफ बॉडीज which are known as interacting bodies, जिसको आप क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिंग बॉडीज बोलेंगे, है ना। अच्छी बात सर की बात। अच्छा इसका मतलब फोर्स जो है सो उन्हीं इंटरैक्टिंग बॉडीज का इंटरैक्शन है। ध्यान से सोचिए, सोचो। यस सर, यानी जब कोई भी दो बॉडीज इंटरैक्ट कर रही होती हैं किसी न किसी रूप में, क्या वहां पे फोर्स काम कर रहा होता है? क्या सर जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आ रही होती है फ्रिक्शन हो रहा होता है? क्या जब दो चार्ज बॉडीज इंटरैक्ट कर रही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है? क्या जब किसी को धक्का दे रहे होते मस्कुलर फोर्स होता है? क्या कोई भी दो बॉडी मास के बेसिस पे इंटरैक्ट कर रही होती है? क्या ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा होता है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है क्या? हाँ सर, यानी जब भी कोई दो बॉडीज का इंटरैक्शन होगा फोर्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, कोई भी फोर्स हो, ठीक है ना। ये हम लोग अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे उसको, लेकिन याद रखिए जब भी फोर्स काम करेगा इंटरैक्टिंग बॉडीज ही होंगी, पेयर ऑफ बॉडीज ही होंगी, और उसको इंटरैक्टिंग बॉडीज बोलेंगे। यानी उसी दो बॉडीज का इंटरैक्शन है, कौन? फोर्स। यानी दो बॉडीज का इस तरीके का इंटरैक्शन। अब देखो फोर्स कर क्या रहा था, तो फोर्स शेप बदल दे रहा था, साइज बदल दे रहा था, पोजीशन बदल दे रहा था। यानी दो बॉडीज का ऐसा इंटरैक्शन जो उनके शेप, साइज और पोजीशन को बदल दे या बदलने की कोशिश कर रहा हो, उसको भी फोर्स बोलेंगे। यानी फोर्स का एक और डेफिनेशन मिल गया, मिला ना सर? क्या मिला? कि फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इंटरैक्शन ऑफ टू bodies which is responsible for any change in their shape, size और position। मैं फिर से बोल रहा हूं, लिख लीजिए, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, force is also defined as an interaction of two bodies which is responsible for their shape, size और position। Is that clear? Okay, अच्छी बात। ये हो गया फैक्ट नंबर 3
क्या फैक्ट नंबर 4 में भी कुछ है क्या फैक्ट नंबर 4 में भी कुछ है क्या? सर देखिए फैक्ट नंबर 4 देखने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 4 क्या हो गया? पहला फैक्ट तो सर समझ गए, अच्छी बात, कि सर बेसिकली जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। दूसरा फैक्ट भी सीख गया कि इसका इफेक्ट जो है सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर भी डिपेंड करता है। तीसरा सीख गया कि पेयर ऑफ बॉडीज के बीच काम करते हैं। चौथा फैक्ट ये होता है ना बाबू कि फोर्स जब भी काम करेगा तो पेयर में काम करेगा, है ना। चौथा फैक्ट, सॉरी, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर्स। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर्स। फोर्स जब भी काम करेगा तो पेयर में काम करेगा, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। इसको हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ में अच्छे से समझेंगे उसके रूप में कि फोर्स जब भी काम कर रहा है तो एक्शन रिएक्शन पेयर में काम कर रहा होता है। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी पे आप पे फोर्स लगाती है, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो जानते ही हम लोग, ठीक। अगला फैक्ट है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो सर फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन। डाइन बोलते हैं इसको, वो वाली नहीं जो आप जानते हैं, है ना, डाइन नहीं, डाइन, है ना। अच्छा सर, न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना। और अगर इसको देखो तो फिर सिंपल सा सर कि 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, है ना। सब छोटा छोटा बात है जो जानते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, जानते हैं, न्यूटन साहब थे, उन्हीं के नाम पे पड़ गया, है ना। चलिए अच्छी बात सर, ये फैक्ट भी जान लिया। और कुछ है क्या? और जो चीजें हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे जब हम लोग फोर्स को लॉज ऑफ मोशन के साथ रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तब और चीजें सीखेंगे हम लोग फोर्स की। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है, ये मुझसे मत पूछना, मैं सिर्फ डायमेंशन लिख दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सर mlt-2 होता है क्या? mlt-2 होता है क्या? ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जिसमें मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 1 और t का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन 2, दैट इज -2, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, अच्छी बात, हमको तो डायमेंशन फॉर्मूला पता लग गया, फोर्स की एसआई यूनिट पता लग गई, फोर्स से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स जान गए। अच्छा, एक चीज देखो, आप ऐसा कर सकते हो कि क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये एक और चीज इसमें हो सकती है कि मान लिया किसी बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा और फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो आप ये नहीं कर सकते सर उस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा। ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या कोई और वैल्यू हो सकती। क्यों? बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है साहब, और वेक्टर का ऑपरेशन जनरल अलजेब्रा से नहीं होता। स्केलर कहता है कि 2 और 2 4 होगा, लेकिन वेक्टर कहता है 2 और 2 4 नहीं हो सकता। आप इसको वेक्टर अलजेब्रा से जोड़िए, जिसमें आपकी मदद कौन करेगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वेक्टर्स में नहीं पढ़े तो उसका लेक्चर्स भी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको फुल अधिकार है कि जैसे वेक्टर्स को जोड़ा जाए वैसे ही इनको जोड़ा जाए, ठीक है ना। स्केलर वाले रूल्स पे नहीं जोड़े जाएंगे। तो फोर्स से रिलेटेड ये सारी कुछ फैक्ट्स भी जो जानने लायक थे, ठीक है ना। इसके बाद के लेक्चर्स में बाबू हम लोग न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इनर्शिया को पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जानकारी फिर हम लोग लेंगे जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ कर रहे होंगे तब, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो तब तक आप पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, जो चीजें मैंने लिखाई है उसका नोट्स तैयार कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, उसको बताने की कोशिश करूंगा। और तब तक फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। और सिर्फ पढ़िए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक स्टे सेफ एंड गुड बाय।